जी नमस्कार, आप सभी का स्वागत है अल्टीमेट एस्पायरेंट के यूट्यूब चैनल पर। आज हम जानेंगे कि अंतरिक्ष आने वाले फ्यूचर में अखाड़ा होगा, यानी कि बैटल फील्ड होगा। अंतरिक्ष ही जैसे कि अभी पानी के लिए युद्ध होता है, भूमि के लिए युद्ध होता है, संसाधनों के लिए युद्ध होता है, उसी तरह अभी आने वाले फ्यूचर में अंतरिक्ष हमारा हमारा नहीं, पूरी पृथ्वी का एक मतलब कि रिच रिसोर्स बन जाएगा। तो जहाँ भी रिसोर्स होगा तो वहाँ पर युद्ध होना लाजिमी है। अंतरिक्ष युद्ध क्या है? स्पेस वारफेयर। जब कोई देश अंतरिक्ष आधारित संसाधनों का उपयोग एज ए वेपन करे या दूसरे देश की अंतरिक्ष क्षमता को बाधित, जैसे कि बहुत सारे देशों को वहाँ पर सैटेलाइट है, तो उसको बाधित करे, उसको नष्ट करे, करने का प्रयास करे, तो उसे स्पेस वारफेयर कहते हैं। जैसे किसी देश का सैटेलाइट को नष्ट करना, जीपीएस जैमिंग करना, संचार बाधित करना, संसाधनों के लिए युद्ध, ये सब स्पेस वारफेयर के अंतर्गत आता है। जैसे कि मान लीजिए ये चंद्रमा है, तो चंद्रमा पर आने वाले फ्यूचर में क्या होगा कि जो पहले जितना क्षेत्र पर कब्जा करेगा या हासिल करेगा वो उसका हो जाएगा। जैसे यहाँ पर रूस ने हासिल कर लिया इतना क्षेत्र चंद्रमा का, इतना क्षेत्र इंडिया ने हासिल कर लिया, इतना चाइना, इतना यूएसए, तो इस प्रकार कुछ हो सकता है। स्पेस डेब्रिस अभी अंतरिक्ष चर्चा में है, क्योंकि स्पेस में जितने भी सैटेलाइट वगैरह लॉन्च होते हैं तो उसका जो मलबा होता है वो हार्मफुल होता है अदर उपग्रह के लिए और हमारे पृथ्वी के लिए भी। इंटरनेशनल ट्रीटी होना चाहिए, स्पेस के संसाधनों को कैसे इस्तेमाल किया जाए उसके लिए अंतर्राष्ट्रीय संधि होना चाहिए, जो कि उसकी लिमिटेशन को निर्धारित करेंगे और जो प्लानेट के वेलफेयर के लिए उसका इस्तेमाल हो, ऐसा कुछ ट्रीटी में होना चाहिए। स्पेस का उपयोग शांतिपूर्ण उद्देश्य के लिए किया जाना चाहिए, मानव के कल्याण के लिए किया जाना चाहिए। कोई देश चंद्रमा या ग्रहों पर अपना स्वामित्व नहीं जता सकता है, ऐसा ट्रीटी होना चाहिए। तो ऐसा ट्रीटी होना चाहिए, स्पेस पूरे पृथ्वी के लिए है, ना कि केवल कोई मतलब स्पेसिफिक रीजन या कंट्री के लिए नहीं है। चंद्रमा हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंस है? तो चंद्रमा का इम्पोर्टेंस है कि ज्वार भाटा टाइड्स आता है चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही, जिसके कारण क्या होता है, सी का इकोलॉजी मेंटेन रहता है, समुद्री जो पारिस्थितिकीय तंत्र है वो बरकरार रहता है, कोस्टल बायोडाइवर्सिटी को सपोर्ट मिलता है, सी ट्रेड या फिशिंग को बढ़ावा मिलता है। ज्वार भाटा आने के कारण क्या होता है, फिशिंग जो मछलियाँ होती है समुद्र में वो तटीय इलाकों में आ जाती है, जिससे फिशिंग प्रमोट होता है। ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने में हेल्पफुल होगा चांद। खनिज संसाधन है चंद्रमा पर, जैसे कि हीलियम 3 आने वाले फ्यूचर में क्लीन फ्यूल के लिए, स्वच्छ ईंधन के लिए एक अच्छा सोर्स होगा। जो हीलियम 3 है वो चंद्रमा पर बहुत ही अधिक मात्रा में है, तो भविष्य के लिए ऊर्जा है। अंतरिक्ष का ईंधन के रूप में चंद्रमा काम आएगा। जैसे कि पृथ्वी से मंगल ग्रह पर कोई मिशन लॉन्च करना हमें, तो चंद्रमा को एज ए बेस पॉइंट हम यूज कर सकते हैं कि ये सैटेलाइट गया चंद्रमा पर, गया चंद्रमा से वहाँ पर ईंधन वगैरह फिल किया गया और फिर उसको आगे फिर मंगल की ओर बढ़ाया गया। दुर्लभ खनिज है चांद पर, जल बर्फ है चांद पर, टाइटेनियम वगैरह है। तो भविष्य की ऊर्जा का सोर्स है चंद्रमा। अंतरिक्ष के रहस्यों को, ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने के लिए चांद हेल्पफुल होगा। अंतरिक्ष के ईंधन के लिए इम्पोर्टेंस होगा, एक बेस पॉइंट उसे बनाया जा सकता है कि अदर जो सैटेलाइट या कोई मिशन लॉन्च होगा तो चंद्रमा पर कुछ घंटों के लिए, समय के लिए ठहर सकता है। चंद्रमा पर कुल हीलियम 3 का मात्र 1/4 से पृथ्वी के 500 वर्षों की, यानी कि चंद्रमा पर जितना हीलियम 3 है उसका 1/4 से ही पृथ्वी के 500 वर्षों की ऊर्जा की जरूरत पूरी हो सकती है। तो चंद्रमा बहुत ही इंपॉर्टेंट है एनर्जी सिक्योरिटी के लिए। कुछ मून मिशन की बात करते हैं, तो अपोलो 11 मिशन, ये देश किसके द्वारा कंडक्ट किया गया था? अमेरिका के द्वारा। नासा ने ये कंडक्ट कराया था 16 जुलाई 1969 को, और ये 20 जुलाई 1969 को लैंड किया था चंद्रमा पर। 3 व्यक्ति इसके द्वारा गए थे। नील आर्मस्ट्रॉन्ग चंद्रमा पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति हैं। बुज अल्ड्रिन ये सेकेंड व्यक्ति हैं चंद्रमा पर कदम रखने वाले। और इसी मिशन के तहत माइकल कॉलिंस भी गए थे, चंद्रमा की कक्षा में कमांड मॉड्यूल में रहे थे। ये चंद्रमा पर उतरे नहीं थे, चंद्रमा की सतह पर
ये उतरे नहीं थे, बाकी ये दोनों व्यक्ति उतरे थे। अगला है मिशन यूएसएसआर का लूना 1, 2, 3। तो लूना मिशन पूछा जाए किसका है, तो ये यूएसएसआर यानी कि इनडायरेक्टली रसिया बोल सकते हैं, रूस का है। चंद्रयान 1 भारत का है, जो 2008 में लॉन्च किया गया था। भारत का पहला मून मिशन है ये। इसी के द्वारा चंद्रमा पर जल के अणुओं की खोज हुई थी। जल के अणुओं की खोज किस मिशन के तहत हुई? चंद्रयान 1 जो कि इंडिया का है, 2008 में लॉन्च हुआ था। चंद्रयान 2 मिशन 2019 में लॉन्च हुआ। ऑर्बिटर सफल रहा, इसमें विक्रम लैंडर का सॉफ्ट लैंडिंग पूर्ण सफल नहीं हुआ था। फिर चंद्रयान 3 आया 2023 में, ये सफल सॉफ्ट लैंडिंग हुआ। इससे दक्षिणी ध्रुव के पास उतरने वाला पहला देश भारत बन गया इस मिशन के द्वारा। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश भारत बना चंद्रयान 3 मिशन के द्वारा 2023 में। चीन का है चेंगे 145 मिशन। जापान का है सेलेना या कागुया चंद्र मिशन। आर्टेमिस 2 अभी हाल ही फिलहाल में 1 अप्रैल 2026 को लॉन्च हुआ था। ये नासा अमेरिका के द्वारा कंडक्ट कराया गया। इसका उद्देश्य था चंद्रमा के चारों ओर यात्रा करना, चंद्रमा का परिभ्रमण करना, उतरना नहीं। ये इसमें 4 व्यक्ति गए थे आर्टेमिस 2 मिशन के बाद, और ये लगभग 5-6 बहुत दिनों के बाद कोई चंद्र मिशन था। इसके द्वारा क्या किया गया? चंद्रमा के चारों ओर परिभ्रमण किया गया। ये फर्स्ट क्रू है जो ट्रेवल किया, इसमें 4 व्यक्ति थे। इसका उद्देश्य था चंद्रमा के संसाधनों की खोज करना, आने वाले चंद्र मिशन को कैसे कंडक्ट किया जाएगा उसके बारे में पता लगाना, और बेस कैंप बनाना। चंद्रमा को आने वाले फ्यूचर में बेस कैंप बनाया जाएगा, वहाँ पर फ्यूल भरा जाएगा अदर सैटेलाइट के लिए, अदर मिशन के लिए वहाँ पर ठहरा जा सकता है और वहाँ के संसाधनों की खोज की जा सकती है। 4 व्यक्ति थे, रीड वाइसमैन, विक्टर ग्लोवर, क्रिस्टीना कोच और जेरेमी हैंसेन। आर्टेमिस 2 मिशन के तहत 4 व्यक्ति गए थे चांद पर। तो चंद्रमा हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, खासकर एनर्जी सिक्योरिटी के लिए, ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने के लिए, और चंद्रमा को आने वाले फ्यूचर में बेस कैंप बनाया जा सकता है।